अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अडयाला जेल जो पावर हाउस में तब्दील हो चुका है, इस पावर हाउस से इमरान खान ने 11 किस्म की बिजलियां गिराई हैं इस निजाम के ऊपर। आइंदा का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? इमरान खान जेल में बैठकर अपने मुकदमात को किस तरह से लड़ेंगे? बुशरा बीबी इन मुकदमात के हवाले से किस किस्म के ख्यालात रखती हैं? इमरान खान ने अपने कायदीन को क्या कहा? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या पैगाम है? अदलिया के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा? इन 11 निकात में आपको पूरे का पूरा एक कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो नजर आएगा। व्यूअर्स, सहाफियों से इमरान खान की जो मुलाकात हुई है ये इसलिए भी अहम है क्योंकि आज ये पहला दिन था जब इमरान खान को 2 घंटे और 27 मिनट इंतजार कराने के बाद, खामोशी से बिठाने के बाद और अपनी अना को तस्कीन दिलवाने के बाद यह पहला मौका है जब सहाफियों की इमरान खान से मुलाकात हुई। और इमरान खान इस समात के हवाले से क्या कहना चाहते थे? ऑब्वियसली एक कंसर्न जरूर पाया जाता है और सहाफी और पाकिस्तान की आवाम ये जरूर जानना चाहती थी कि इमरान खान का क्या मौकिफ है और वो चीफ जस्टिस के बारे में क्या कहते हैं। व्यूअर्स, जो पहली बात इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की और आर्मी चीफ के हवाले से की, इमरान खान ये कहते हैं कि अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए लिखूंगा और मैं आर्मी चीफ को ये खत जरूर लिखूंगा। व्यूअर्स, हो ये रहा है कि पाकिस्तान में आपने एक मुखलिस और मकबूल लीडर को पाबंदे सलासल कर दिया, उसके ऊपर झूठे सच्चे मुकदमात बनाए और इन मुकदमात के दिफा के लिए आपने इमरान खान को निजाम के रहमो करम पर छोड़ दिया और जेल में इंतजार की सूली पर लटका दिया कि तुम जानो और ये निजाम जाने। और फिर जजेस को, अदालतों को जेल में मुंतकिल किया गया और इंसाफ को कैद करके इमरान खान को पाबंदे सलासल किया। अब खान साहब ने असूली फैसला कर लिया है और यह फैसला यकीनन पाकिस्तान की अवाम भी इसको सपोर्ट करेगी कि हमने आर्मी चीफ को खत लिखना है, उन्हें पाकिस्तान के हालात के बारे में आगाह किया जाए। निजाम चल नहीं सकता, पॉपुलर गवर्नमेंट ही निजाम का हल है। लोग आएंगे चले जाएंगे, एक्सटेंशंस होंगी फिर चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा रहेगा। लिहाजा खुदा के लिए निजाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। और इसलिए यह फैसला किया गया कि हम आर्मी चीफ को खत लिख के इन गुजारिशात को उनके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम और पॉपुलर फैसले जहां पर होंगे वहीं पर इकोनॉमी भी जो है वो आपकी तरक्की करेगी और पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इसीलिए इमरान खान ये कहते हैं कि जनाब मैं अपनी जात के लिए आर्मी चीफ को ये नहीं कह रहा कि मुझे रिहा करो, कह सकते थे ना, डील कर सकते थे। जब डील की बातें हुई, जब खैर खाओं का टोला निकलता है कभी गाड़ी में बैठ के, कभी रात की तारीकी में, और इमरान खान को कभी अखबारात के जरिए, कभी दोस्तों के जरिए, कभी सेनेटर्स के जरिए पैगाम दिया जाता है कि भाईजान आप हमारी बात मान लें और अपने आप को 3 साल के लिए पाकिस्तान की सियासत से जो है वो अलग कर लें। लेकिन ये 3 साल की सियासत का मसला नहीं है, आप 3 सदियां पीछे चले जाएंगे। और यही खौफ है जो इमरान खान, जिसका जिक्र अब इस खत को लिखकर अब आर्मी चीफ के साथ जो है ये उन्हें एक मेज पर कहें या एक पेज पर कहें लाना चाहते हैं। और ये एक पेज पाकिस्तान के लिए क्रिएट किया जा रहा है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मीडिया पर दबाव कैसे बढ़ेगा कि इकोनॉमिक लाइफ लाइन उसे काट दें, इश्तिहारात बंद कर देंगे अगर तुमने ये बात कही। और मीडिया के जो मालिकान हैं, चूंकि प्राइवेट ऑनरशिप है, कोई इनमें प्रोफेशनल सहाफ़ी नहीं है, यानी कोई भी आप ऑनर उठाकर देख लें किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का, मीर शकील रहमान के अलावा आपको कोई भी प्रोफेशनल सहाफ़ी किसी भी इदारे का सरबरा नज़र नहीं आएगा। और वो दबाव में आ जाते हैं। प्रोफेशनल जो जर्नलिज्म है वो आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगी, जहाँ पे इदारे प्रेशर लेते हैं। इकोनॉमिक लाइफलाइंस जब काट दी जाती हैं तो आपने कैसे सर्वाइव करना है, ये स्ट्रेटजीज किसी के पास मौजूद नहीं है। और जितनी आपके पास मीडिया ऑनरशिप है ना, सारी की सारी प्राइवेट है। और प्राइवेट लोग जिनके कारोबार हैं पाकिस्तान में, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के कारोबार, पहले उन्होंने कारोबारों को शेल्टर देने के लिए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की और फिर हुकूमत वक्त उन ऑर्गेनाइजेशंस को बंद भी तो कर सकती है ना। तो फिर आप ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो फिर आप दबाव में आकर वो सब कुछ करेंगे। आपने इमरान खान के बहुत सारे साथियों को उनकी पार्टी को छोड़ते हुए देखा, फिर वो गायब हो गए, फिर एकदम से नमूदार हुए। वो टेलीविजन चैनल जिन पर इनके इंटरव्यूज हुए और वो जो सहाफ़ी जिन्होंने ये किए वो कौन थे? वो कॉम्प्रोमाइज थे, दबाव में आकर ये इंटरव्यूज किए गए। और फिर व्यूअर्स, अगर आप उनकी बात नहीं मानते ना, फिर इसके और भी तरीके होते हैं। आपकी भी फाइलें बनी होती हैं और फिर उन फाइलों के जरिए आपको ब्लैकमेल जो है वो किया जाता है।
और फिर इसमें जो दूसरा किरदार है वो जजिस पर दबाव। अब ये जजिस पर दबाव वाला जो मामला है ना, ये इतना सादा नहीं है, और ये मामला बढ़ता बढ़ता अब पाकिस्तान के इदारे यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक तरह से आमने सामने आ गई है। और व्यूअर्स, 5 चीजें हैं जो इस तनाव की वजह बनी। जजिस ने मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की, आपने उनके खानदान के लोगों को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया, उठा लिया, फिर आप मुदाखलत करते हैं, उनके बेडरूम्स में पहुंच गए, फिर आप मुदाखलत करते हैं और फिर आपने उन्हें डायरेक्ट पैगाम देना शुरू कर दिए। तो जजिस ने फैसला किया कि यार एनएफ इज एनएफ, अब हमने इस मुदाखलत का जवाब जो है वो देना है। शिकायत लगाई गई चीफ जस्टिस को, वो नहीं माने, और फिर एक खत लिखा गया इन तमाम रिजर्वेशंस के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को, और फिर इसका जवाब दिया गया जो मुदाखलत की गई है ओवर द ईयर्स सियासी फैसलों के अंदर। और फिर ये 6 जजेस नहीं थे, पेशावर हाई कोर्ट भी बोल रही है, सिंध हाई कोर्ट भी बोल रही है। जजेस ने हिम्मत की, और इसको हिम्मत जो मिली है वो इस खत की वजह से मिली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा। अब मसला यहाँ पर यह है कि जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो हथकंडे इस्तेमाल ऐसे करेंगे जो सियासी फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए मौसर साबित हो सकें। और कोशिश हमेशा से इनकी यही होती है कि ये हथकंडे ऐसे हों, अगर कोई बोलना भी चाहे ना तो वो मजबूरी की हालत में बोल ना सके, लेकिन जजेस बोले। और व्यूअर्स, अब जो 5 वाकयात ऐसे हुए हैं जिसने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को। पहला जो इंसिडेंट है वो है बाबर सत्तार साहब का, और उन्होंने नोटिस दिए तौहीन अदालत के, कार्रवाई हुई और सवाल ये पूछा गया कि आपने मेरे ऊपर जो रिजर्वेशंस और बेंच के ऊपर और इस अदालत के ऊपर जो सवाल उठाया है वो किसके कहने पर उठाया, हमें ज़रूर बताया जाए। जुर्माने किए और तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी बाकायदा नोटिस दे दिया गया। फिर मुदाखलत हुई तो बाबर सत्तार साहब ने ख़त लिखा, एक बेंच बन गया जी, जो इनकी फैमिली के मामलात थे, किस तरह से उन्हें सोशल मीडिया पर टारगेट किया गया। फिर एक मोहसिन अख्तर क्यानी साहब हैं, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से केस की समाअत कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक बेंच ने बाकायदा ISI सेक्टर इंचार्ज जो है उन्हें नोटिस किए। फिर इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस खत के ऊपर एक कार्रवाई हो रही है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी जिसने पाकिस्तान की अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो जजेस के ऊपर दबाव ये सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रहा था, बल्कि पाकिस्तान में हर कबीले ने जजेस पर दबाव डालने की कोशिश की, और जो सियासी कबीले के लोग हैं उनमें राना सनाउल्लाह प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं, उनमें आपके सामने फैसल वाडा हैं जिन्होंने पूरी तकरीर कर डाली, मुस्तफ़ा कमाल साहब उन्होंने भी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, ओन चौधरी जो निज़ाम के बेनिफिशरी हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, और फिर अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, यू नेम इट, ये तमाम लोग कौन थे जिन्होंने अपने तौर पर जजेस के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की। इसका जिक्र इमरान खान साहब ये कर रहे हैं कि जजेस पर दबाव और फिर मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि इमरान खान को किसी तरह जो है आपने हर लेवल के ऊपर और हर बहास के ऊपर माइनस करना। लेकिन खान साहब माइनस नहीं हो रहे। फिर सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं, वो इशारा कर रहे हैं जी कि फॉर्म 47। खान साहब का कहने का मतलब ये है कि जो पंजाब का वज़ीर आला है यानी मैडम CM, और उस रात की कहानी खान साहब के इस एक जुमले में छुपी हुई है, जिस रात नताइज आ रहे थे, नवाज शरीफ हार गए, मरियम हार गई, शहबाज शरीफ हार गए, और फिर जो इनके प्यार करने वाले थे उन्होंने सोचा कि अगर ये सभी हार जाएंगे तो फिर ये निज़ाम किसके हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब का हारना और फिर उनसे उन्हें एक सीट देकर इस नुक्ते पर लाना कि ठीक है हम आपको वज़ीर आज़म नहीं बनाएंगे, बिकॉज अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते तो व्यूअर्स फिर उन्होंने किसी की माननी नहीं थी, और यही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती थी। और शहबाज शरीफ क्योंकि एक अच्छे बच्चों की तरह बात को मान लेते हैं, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब को जो है वो वज़ीर आज़म बना दिया गया। और फिर सदर साहब, उनकी ये पूरी की पूरी गेम थी, यानी इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, वो भी सदारत की कुर्सी पर चले गए, उन्होंने भी एक मोर्चा संभाल लिया। और पंजाब में अगर नवाज शरीफ माइनस होगा ना तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप नून लीग के कैंप में लोगों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि ये नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ, क्योंकि वो आखिरी दम तक मरीम के लिए लड़े और उन्होंने मरीम नवाज के लिए पंजाब की, उन्होंने कहा ठीक है जी अगर मुझे माइनस करना कर दें, लेकिन मरीम जो है वो पंजाब को ज़रूर लीड करेंगी। व्यूअर्स, फॉर्म 47 का बेनिफिशरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर ज़ाती हमले कर रहा है। देखें ये मामला ना जो फैसल करीम कुंडी का था, ऑब्वियसली
आसिफ अली जरदारी साहब को कोई एक ऐसा बंदा चाहिए था जो पार्टी को ओवर द मंथ्स जो है वो सपोर्ट करता रहा हो, पार्टी का मौक़िफ़ जो है उसको डिफेंड करता रहा हो, टॉक शोज़ के अंदर उसका आना जाना, और उसे पता हो कि पार्टी के मामलात को पाकिस्तान के मीडिया पर और आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल जरदारी की गुड्डी हमने कैसे चढ़ानी है, तो उसे पता था। तो फैसल करीम खुंडी को गवर्नर KPK लगा दिया गया कि ये वो बंदा होगा जो जाकर अली अमीन गंडापुर को जो है टक्कर देगा। अच्छा, आपका टक्कर देना तब समझ में आता ना कि अगर अली अमीन गंडापुर जो है वो खिलाफ आइन, खिलाफ मैंडेट अगर कोई बात करें, आप बेनिफिशरी हैं फॉर्म 47 के, आपकी पूरी की पूरी हुकूमत, और आइन पाकिस्तान में ये बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि आप अपनी आइनी पोजीशन के नाते किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे बल्कि न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहने का लफ्ज़ तो खैर पाकिस्तान में अब जो है वो गाली बन गया है कि न्यूट्रल आप होते नहीं हैं, और आप कैसे काम कर रहे हैं वो आपके सामने। आपने गालियां पहले निकालना शुरू की और फिर उसके बाद आपने मामला जो है वो खाने की टेबल पर लाकर ख़त्म करना चाहे। और खान साहब इसका जिक्र कर रहे हैं कि आपने हमारे उस नुमाइंदे को जो अवाम की ताकत से इस वक्त वज़ीर आला हाउस में बैठा हुआ है, आप उस पर हमले कर रहे हैं। अगर हमला करना है तो आप वफाक पे करें, जो KP के लोगों को उसका हक जो है वो नहीं दे रहा। आपको याद है ना, खान साहब ने कहा था अली अमीन गंडापुर को कि यार तुमने तस्वीर तो उतरवा ली, अच्छा होता कि पहले पैसे लेते फिर जाकर तस्वीर उतरवाते। और अली अमीन गंडापुर जरूर सोच रहे होंगे कि जनाब कहीं गलती तो नहीं हो गई, तस्वीर उतरवा कर मैंने जल्दबाजी से काम तो नहीं ले लिया, इमरान खान को भी नाराज किया और दूसरी तरफ पैसे भी नहीं मिले, और अब जो KP के लोगों के हक पर डाका डाला गया वफाक की तरफ से, अली अमीन गंडापुर इस पर तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन अच्छा होता कि तस्वीर आप तब उतरवाते जब वफाक KP के लोगों को उनके पैसे जो है वो दे देता। खान साहब ने यह भी कहा कि फॉर्म 47 के बेनिफिशरी जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। देखें जी, अखबारात इमरान खान के पास जाते हैं और वहाँ पर PTV भी लगा हुआ है। अब आई डोंट नो PTV बाबर सत्तार के तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं उनके हवाले से रिपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन अखबारात खान साहब के पास सारे जाते हैं। और बाबर सत्तार पर जिस किस्म की लफ्जी गोलाबारी की जा रही है, यार कमाल है। बाबर सत्तार साहब डरे नहीं हैं और बाबर सत्तार साहब ने डट कर मुकाबला किया है। और बाबर सत्तार साहब को जब धमकियां देते रहे लोग और दूसरा खत मिला तो उनके अल्फाज क्या थे कि मैंने तवज्जो नहीं दी और मैं ऐसी धमकियों के ऊपर जो है वो परेशान नहीं होता। और बाबर सत्तार साहब ने इसका मुकाबला भी किया और फिर उसके ऊपर लेटर लिखा है कि उन्हें दोबारा किस किस्म की धमकी दी गई। अब वो लोग जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरी हैं वो क्यों कर रहे हैं? देखें जी, जब आप पार्टनर इन क्राइम होते हैं तो फिर आप बात तो करेंगे कि ठीक है यार, तुम्हें मैंने जिताया था, याद करो वक्त, भूलना ना मेरे एहसान को। और फिर वो एहसान चुकाने का वक्त आ गया। ख्वाजा आसिफ साहब से बड़ा इस निज़ाम का कोई बेनिफिशरी नहीं हो सकता फॉर्म 47 का। इस दफ़ा फॉर्म 47 था, उससे पहले जनरल बाजवा की मेहरबानियाँ थी और वो मेहरबानियाँ आपने ऑब्वियसली उसका फिर सिला आपने कुछ रिटर्न भी करना था और वो वक्त आ गया, आप रिटर्न कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि जी मेरे कायद के साथ भी देखें जो है वो जुल्म हुआ। ये जज जो हैं वो अगर मुदाखलत की बात करते हैं तो उस मुदाखलत का क्या है जो इससे पहले माजी में होती रही। इनके पास ना एक अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्रिएट की है, मुदाखलत हो रही है जजेस के काम के अंदर, और इससे जोड़ें माजी की मुदाखलत के साथ। और ये कहते हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ के साथ भी यही कुछ हुआ और उसको झूठे मुकदमात के अंदर जो है अंदर किया गया, झूठे फैसले थे, झूठे जज थे। लेकिन सवाल आज भी एक है, अगर आप सच्चे हैं ना, एक चीज़ का जवाब पाकिस्तान की आवाम को दे दें। ज़्यादा लंबे चौड़े हम केसेस और मुकदमात की बात नहीं करते, और वॉल्यूम 10 और पता नहीं कितने वॉल्यूम्स जिनका जिक्र आपने पनामा पेपर्स के जो केसेस थे उनमें सुना होगा। सिर्फ एक सवाल कि ये लंदन की प्रॉपर्टीज में सब किसकी हैं, ये पैसा कहाँ से आया और किस पैसे से इसको ख़रीदा गया। ये कौम जो है आज भी मुंतज़िर है आपके जवाब का। शायद ये जवाब आपके पास है लेकिन आप देना नहीं चाहते। तो ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज़ हैं वो उनकी एंट्री है, और वो एंट्री मारकर क्या कर रहे हैं, वो अपने कायद नवाज शरीफ को और फिर इसके साथ साथ इस निज़ाम पे और अदलिया पर हमले करके एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अपने कायद के लिए क्रिएट कर रहे हैं। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि हमने पंजाब और KP की हुकूमतें एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए ख़त्म की। अच्छा, अब खान साहब ने ये बात तो कर दी है, लेकिन माजी में अगर आपको याद हो तो एजेंसियों का दबाव किस किस्म का था? एजेंसियां कह रही थी ना, एजेंसियों से मुराद ये है कि पाकिस्तान में ताकतवर हल्के, और वो कह रहे थे कि आप, चूँकि मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो जनरल बाजवा थे
कुछ गारंटीज लेकर आए थे कि आप अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दें और देखें फिर मैं जाकर आपको जनरल इलेक्शंस जो है उसकी तारीख ले देता हूँ। तो खान साहब तो पहले ही हुकूमत ख़त्म कर चुके थे, असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थी, लेकिन उसमें एक बेहतर डील जो है वो जनरल बाजवा के लिए नहीं थी। जनरल बाजवा हमेशा से ही चाहते थे कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए। अगर उन्हें निज़ाम की इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी तो पाकिस्तान की आवाम को फ़ैसला करने देते, और अगर उन्हें अपनी एक्सटेंशन की फ़िक्र नहीं थी, उन्हें एक्सटेंशन की फ़िक्र थी, उनका ये ख्याल था कि वो हुकूमत, चूँकि इनकी बात हो गई थी आसिफ अली जरदारी साहब से एंड कंपनी से कि शायद वो एक और एक्सटेंशन लेने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन एक्सटेंशन नहीं मिली। पाकिस्तान का भट्टा जो है उन्होंने ज़रूर जो है वो बैठा दिया है, और ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो जनरल बाजवा को जाता है। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है, हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। खान साहब दबंग हैं या नहीं है, लेकिन वो इस मामले में ज़रूर एक बुज़दिल इंसान साबित हुए। ये मैं बड़े एहतराम के साथ उन्हें कह रहा हूँ, क्योंकि जजेस के कंडक्ट की बात होती है। मेरी काजी साहब से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो उनका कंडक्ट है वो यकीनन हमें बता रहा है कि एक जो फैसले उन्होंने अभी तक किए हैं वो कहीं पाकिस्तान की आवाम और सिस्टम को उससे तक़वियत नहीं मिली, बल्कि सिस्टम कमज़ोर ही हुआ। और आपकी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से जितनी पटिशन है वो क्यों नहीं सुन रहे। अगर वो दबंग होते तो वो ज़रूर सुनते, लेकिन वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड अदालत है और वहाँ पर एक आपको कॉम्प्रोमाइज़ की फ़ज़ा जो है वो नज़र आएगी। फिर वो ये भी खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी बराह रास्त नशर नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट समाज में बात करने के लिए बेताब रहा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अगली पेशी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। मेरे लिए जी ये हासिल जुमला है इस पूरी जेल एक्सक्लूसिव का, चूँकि खान साहब को सुनने के लिए जी हम भी बेताब थे। कम से कम वो गुफ्तगू ही कर लेते अगर उन्हें आपने पाकिस्तान की अवाम तक बराह रास्त नशर नहीं करना था कि इमरान खान कहता क्या है। इमरान खान को जेल में रखने के बाद क्या इमरान खान में कोई तब्दीली आई? आज भी इमरान खान साहब वैसे के वैसे ही हैं जो आज से 1.5 बरस पहले थे। 286 दिन हो गए हैं, बल्कि आज 2 दिन और आप इसमें ऐड कर दें तो इतने दिनों के बाद भी इमरान खान ना टूटा है, ना उसका वजूद मिट सका, ना वो बदल सका। आज भी उसके वही ख्यालात हैं और वो उन ख्यालात से पीछे नहीं हट रहा, और वो ये कहता है कि अवाम से बात करें और अवाम ही जो है हर मसले का हल है। मुझे ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि जनाब आप ना जानबूझकर खान साहब को जो है वो क्लीन चिट देते हैं। देखिए इसकी एक सबसे बड़ी दलील क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और आप इस पे ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर इमरान खान को ना अपने इक़्तिदार की लालच होती या उनके दिल में ज़रा सा भी ख्याल होता ना कि यार ये इक़्तिदार जो है ये बड़ी प्यारी चीज़ है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसा आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ, बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर अगली पीढ़ी भी तैयार है, तो खान साहब पाकिस्तान में अपनी हुकूमत को क्यों कुर्बान करते हैं? इससे बड़ी कोई दलील होगी? खान साहब ने कहा कि ठीक है जी हम इस असम्बली को तहलील करते हैं और जाएं पाकिस्तान की आवाम की अदालत में। ये तो नहीं कहा था कि जाएं जनरल बाजवा के पास और बचा लें मेरी गवर्नमेंट को। खान साहब कह सकते थे ना कि बाजवा साहब इनको बैठाएं, 4-5 और छितर लगाएं, मुकदमात करें, अंदर करें और मेरा 5 साल का जो वक्त है पूरा कर दें और बदले में मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा। हो सकता था ना, लेकिन खान साहब ने ये नहीं किया। आज ये लोग जेल में बैठे हुए खान को जो है वो ताने देते हैं कि डील करना चाहता है, तो खान साहब ने उस वक्त डील नहीं की, आज कैसे करेंगे? और अगर इमरान खान को अपने इक़्तिदार की लालच होती तो उस वक्त ये सब कुछ हो चुका होता, लेकिन इमरान खान ने ये सब कुछ नहीं किया। फिर खान साहब की अगली पेशी के ऊपर काजी साहब इजाज़त नहीं देंगे ऑब्वियसली, और मेरा ये ख्याल कहता है कि इसके ऊपर बाकायदा दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डाली जाए कि इससे पहले भी दरख्वास्तें जो हैं वो लाइव दिखाई गई, समातें लाइव दिखाई गई, तो इसे आप लाइव क्यों नहीं दिखा रहे? इसके ऊपर बाकायदा जो है वो पिटीशन आनी चाहिए और काजी साहब के पास ही लगाएं और उनसे पूछें कि जनाब ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, फिर उनसे क्या मुज़ाकरात करें जिनके पास पावर ही नहीं। अभी कुरैशी और चौधरी परवेज़ मुझसे अलग हो जाएं तो जेल उनके लिए खुल जाएगी। बिल्कुल मुनासिब सी बात है जी, ऐसा ही है। मुझे पिम्स की रिपोर्ट्स पर एतमाद नहीं। पिम्स वालों ने मेरे खून से कोकीन निकलने की रिपोर्ट दी थी जिस पर मेरा हर जाने का केस चल रहा है। आप उन लोगों पर भी करें जो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर उनके पास सबूत नहीं है तो ये सिर्फ हट जाने की बात उनके लिए नहीं है बल्कि उन तमाम सियासतदानों के लिए भी है, जिसमें मरीम नवाज़ ने भी ये कहा था कि वो चीज़ जेल में नहीं मिलती तो देखेंगे फिर इसकी चीखें निकलेंगी। खान साहब ने सबको, इस निज़ाम को, सबको गलत कर दिया।
मिसकंडक्ट पर जज अबुल हसनात, जज हुमायूं दिलावर और जज कदरुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का कहा है। बिल्कुल जी, अब इस पे भी देखना होगा कि रेफरेंस जाता है और रेफरेंस अगर आप फाइल कर भी देते हैं तो हुकूमतें उस रेफरेंस को कैसे आगे भेजती हैं, दैट वुड बी अनदर क्वेश्चन। व्यूअर्स, बुशरा बीबी के हवाले से भी मैं आपको खबर दे दूं, चूँकि पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट ये हुआ कि बुशरा बीबी बहुत आज गुस्से में थी और उन्होंने बात नहीं की, अकेले जाकर बैठ गई, बेटियों से भी मुलाकात नहीं हुई, उनसे भी मिलना नहीं चाहा और खान साहब की जो बहनें बैठी हुई थी उनके पास भी नहीं गई और अकेले से जाकर साइड पर बैठ गई। और बुशरा बीबी ने जो वहाँ पर हुआ और जिन सहाफ़ियों से हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं वहाँ पर जो इस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ओवर द ईयर्स उन्होंने काम किया जी मेरे साथ। मेरी आज उनसे बात हुई तो वो बताते हैं कि बुशरा बीबी ने एक तो जी अदम एतमाद का इजहार कर दिया जज साहब के ऊपर, और उनके अल्फाज क्या थे। मीडिया पे जी गलत रिपोर्ट हो रहा है, मीडिया पर तो ये हुआ कि जी खान साहब यहाँ से उठकर वहाँ चले गए, फिर मनाया, फिर वहाँ से ऐसे आ गए, और आई डोंट नो अल्फाज का इस्तेमाल करके इमरान खान की जो जेल के अंदर जो पोजीशन थी उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई खबर बनाने के चक्कर में। और बुशरा बीबी जी रोस्टरम पर आई समात के शुरू में और खान साहब ने फिर उन्हें ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि अदालत पर अदम एतमाद करते हुए कि गुज़श्ता समात उनके बगैर की गई और वो इंतज़ार करती रह गई। जज ने बताया कि गुज़श्ता समात बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई थी और बुशरा बीबी ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें किसी ने समात मुलतवी होने पर आगाह नहीं किया। मैं कैदी नहीं हूँ, ना इंसाफियों का शिकार हूँ, मुझे आप पर एतमाद नहीं, जैसा साबका जजेस पर नहीं था। हमें सज़ा देनी है तो दे दें, मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, फिर खान साहब भी उन्हें मनाया और जो अदम एतमाद का अल्फाज थे उसे वापस लिया और फिर उसके बाद 22 मई तक जो है वो इसकी समात को मुलतवी कर दिया गया है। व्यूअर्स, खान साहब आर्मी चीफ को ख़त लिखने जा रहे हैं और ये गुड फेथ में ख़त लिखा जाएगा इदारों को पाकिस्तान में जो इस निज़ाम को संभालने वाले हैं, जिन्होंने हमेशा इस निज़ाम को संभालने का कम से कम दावा तो किया ना, संभाल भी रहे हैं। ये अब उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के लिए अपनी अना को साइड पर रखें और पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि पाकिस्तान अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी किस्म के टकराव का, किसी भी किस्म की लड़ाई का, क्योंकि सियासतदान जो बेनिफिशरी होते हैं ना फॉर्म 47 वाले, और जिस तरह इनको नवाजा गया, फिर आप उन्हें जो मर्जी कहेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनकी जो सियासी रूह है वो आपके पास है और वो गिरवी है, और आप उस रूह को जब आपने कब्ज़ कर लिया तो फिर ये आपके इख्तियार में ना कि आप जो उन्हें कहेंगे, उनका जो वजूद है वही बात करेगा, वही वो बयानात देंगे, और यही कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। यानी सियासतदान इस वक्त प्रॉक्सीज का काम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये जंग मत करें और मुल्क का सोचें। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने